नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ऑनलाइन चैनल आप लोगों के लिए एक अच्छा बैच यूपी टेट जो फ्री क्लासेज है और सुपर टेट का लेकर के आया है। मैं आदित्य वर्मा आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा। इसी के साथ मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे मुख से कुछ ऐसी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं जिसको हम केवल सुनते हैं, लिख नहीं पाते हैं। उनको लिखने के लिए हमें किसी चिन्ह का आवश्यकता होता है, उन्हीं चिन्ह को हम लिप कहते हैं। तो ध्वनि के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ध्वनि ही शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना हम शब्द की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वर्ण के मौखिक रूप को ही हम ध्वनि कहते हैं। दोस्तों, वर्ण क्या होता है, अब उसके बारे में आप जानिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वर्णों का हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसी को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्णों को लिखते कैसे हैं, उसके लिए एक चिन्ह बनाया गया जिन्हें हम लिप कहते हैं। वर्णों अक्षरों को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। एक बार लिपि को दोबारा सुनिए। वर्णों और ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ध्वनि आपके समझ में आ गया होगा, वर्ण समझ में आ गया होगा और लिपि भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक के माध्यम से आप अवश्य बता दीजिए। दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं कि मैं हिंदी क्लास में आपको जीरो से हीरो तक ले जाऊंगा। और इतना ही नहीं, अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो भी निश्चिंत रहिए, और अगर जानते हैं तो भी निश्चिंत रहिए। अगर आप कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं तो भी आप निश्चिंत रहिए और हमारे टीम से जुड़े रहिए। आपको यूपी टेट और सुपर टेट में मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी में आपको मैं फेल नहीं होने दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अभी आपको ध्वनि, वर्ण और लिपि के बारे में बताया। हम अब आपसे चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला पर हम आपसे चर्चा करते हैं। पहले तो आप जान लीजिए वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों, वर्णमाला का जो एक अर्थ है, या हम जिसको परिभाषा कह सकते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आपके सामने वर्णमाला लिखे हुए हैं। अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ, ए ऐ, ओ औ, अंक अह, का वर्ग का, ख, ग, घ, अंगा, चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया, टा वर्ग टा, ठ, ड, ढ, अड़ा, ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में देखेंगे पा, फा, बा, भा, मा। उसके बाद या, रा, ला, वा, सा, स, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा। देखिए दोस्तों, हम आपके सामने जो वर्णमाला लिखे हैं इसमें केवल 49 वर्णों का हमने जिक्र किया है। कितने वर्णों का? केवल
49 वर्णों का, जबकि हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि वे 52 वर्ण कैसे होते हैं। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि हमारा जो ये टा वर्ग है, टा वर्ग में दो ऐसे वर्ण आते हैं जिनको हम द्विगुण कहते हैं या उच्छिष्ट कहते हैं। तो ये दोनों वर्ण होते हैं हमारे डा और ढा। देखिए द्विगुण इसका नाम क्यों पड़ा? तो डा और ढा देखेंगे तो इनके जैसे ये दोनों है, डा और ढा। सिर्फ अंतर क्या है दोस्तों? इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इसके नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ। अब आप देख पा रहे होंगे कि 49 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 51। हाँ, आप सही पकड़े दोस्त, सही पकड़े, क्योंकि जिनको हिंदी वर्णमाला का ज्ञान है वो तुरंत समझ गए होंगे कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। वीडियो अगर आपके समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करते रहिए, और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको हम बताते हैं जो हमारे ये छात्राज्ञा हैं, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इनमें एक वर्ण हमारा होता है स्रा। क्या होता है दोस्तों? स्रा होता है। तो अब हम अगर गिनते हैं तो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 49 में 2 जोड़ा गया था तो 51, 51 में 1 जोड़ा गया तो कितना हो गया? 52। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके बोर्ड पे क्या लिखा गया है? हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो हम 49 को मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन वर्णमालाओं को 2 भागों में भी विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला हमारा होता है स्वर। क्या होता है दोस्तों? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। अब हम स्वर और व्यंजन के बारे में आपको बताते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। इनमें हम देख पा रहे हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंक, आहा। देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा? स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है? 11 होती है, लेकिन यहां दिखाई कितने पड़ रहे हैं? 13। तो हम इन 2 वर्णों को यानी अंक और आहा को निकाल लेते हैं और इनको हम क्या लिख देते हैं? अयोग वाह। क्या लिख देते हैं दोस्तों? अयोग वाह वर्ण इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। कतिपय विद्वानों ने इनको स्वर से निकाल करके अयोग वाह में रख दिया है। इसमें अंक को हम कह सकते हैं अनुस्वार। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अनुस्वार कहते हैं। और आहा को हम क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इन स्वरों में से हमने 2 वर्ण को निकाल दिया। किसको? अंक और आहा को निकाल दिया है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अंक और आहा को क्या बताया गया है? अयोग वाह। कभी कभी आपके प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है कि अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों देखिएगा, अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अंक और आहा। और ये भी पूछ लिया जाता है कि अनुस्वार कौन सा है, विसर्ग कौन है। तो हमने आपको बता दिया, अंक को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं व्यंजन पर। किस पे चर्चा करते हैं? व्यंजन पे चर्चा करते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इन 5 वर्गों की। इन 5 वर्गों की किन किन? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अगर हम इन 5 वर्गों के पहले अक्षर को ले लेते हैं तो एक कोड बना लेते हैं, कचट तप। क्या बन गया दोस्तों? कचट तप बन गया। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो हमारे कचट तप होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं।
तो इनकी संख्या कितनी है? 25 है। यानी प्रत्येक वर्ग में 5 वर्णों को रखा गया है। तो इन 5 वर्णों को, एक वर्ग के 5 वर्ण को लेंगे और 5 वर्गों के यानी 5 गुणे 5 कर देंगे तो पंचम 25 हो जाएगा। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। लेकिन दोस्तों हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्वानों ने द्विगुण व्यंजन को, किसको? द्विगुण व्यंजन को, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, इनको भी रख करके इनकी संख्या कितनी बता दी है? 27 बता दी है। अब हम आगे देखेंगे, ये हमारे कितने क्या हो गए? या, रा, लावा, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, देखिए उच्चारण की बात मैं कर रहा हूं तो इनके उच्चारण स्थान को जब मैं बताऊंगा तो और अंदर से आपको बताऊंगा कि इनका उच्चारण स्थान कैसे होता है। तो इनके उच्चारण के अनुसार इनको अंतस्थ व्यंजन कह दिया जा रहा है। अब उसके बाद हम देखेंगे स, स, श और हा का जिक्र करते हैं तो इनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है? जैसा कि ऊष्म शब्द से आप समझ रहे होंगे, अगर विज्ञान के छात्र होंगे, नहीं भी हैं तो मैं बता दे रहा हूं। ऊष्म का मतलब होता है उष्मा से तात्पर्य, यानी इनका उच्चारण करते वक्त उष्मा हो, हमारी सांसों में क्या हो? उष्मा हो। तो हमने अभी आपके सामने जिक्र किया दोस्तों कि जब हम वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में और अंदर से बताएंगे, ताकि आपका जो भ्रम हो रहा होगा, आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न हो रहा होगा, तो उसको आप निकाल दीजिएगा कि सर क्यों इसको ऊष्म कह रहे हैं, क्यों अंतस्थ कह रहे हैं। तो इसको आप अपने दिमाग से भी निकाल दीजिए। अगर हाँ कोई प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत डाल दीजिए, जिसका जवाब मैं दे सकूं। हाँ, तो आगे हम चलते हैं, अगला देखते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? छात्रा, ज्ञ और स्वरा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं संयुक्त व्यंजन? अभी हम आपको बता रहे हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यंजन दो जो व्यंजनों से मिलकर के बने हों, ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन दो व्यंजनों से मिलके बने हों, यानी क्या हो गए? ये संयुक्त व्यंजन। अब आपको हम बता देते हैं कि संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की बात हम आपके सामने कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। पहले हमारा क्या है? छा है। तो इसका देखेंगे निर्माण कैसे होता है। तो इस पे हम ध्यान देंगे, हमारा का हो गया और सा हो गया। कौन सा सा हो गया? मूर्धन्य। कौन सा सा हो गया? मूर्धन। देखिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो वर्णों के उच्चारण स्थान में आपको बताएंगे कि किन वर्णों का कहां से उच्चारण होता है। तो इसको मूर्धन्य सा कहा जाता है। तो का प्लस सा, देखिए कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है और कहीं कहीं इस पे भी हलंत लगा करके ऐसे भी कर दिया जाता है और छा का निर्माण होता है। तो आप डरिए मत कि सर यहाँ पे क्या बता दिया, अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि का प्लस सा छा बन जाता। अब तो सर इसमें भी हलंत लगा दिए हैं और आ निकाले। क्यों? क्योंकि जितने भी व्यंजन वर्ण हमारे होते हैं दोस्तों, सब में छोटा आ जिसको हम कहते हैं, यानी आ ह्रस्व स्वर उसमें क्या होता है? छिपा होता है। तो अगर ऐसे भी आपके विकल्प में दिया गया है तो आप घबराइए मत, लेकिन जो सही विकल्प आपको मिलेगा आपके प्रश्न पत्र में वो होगा ये। तो इससे हमारा क्या बन गया? छा बन गया। अब हम तरा की तरफ ध्यान देंगे। क्या हो गया? ये बन गया त्रा बन गया। क्या बन गया दोस्तों? त्रा बन गया। देखिए आप निर्माण भी कर ले रहे हैं कि वर्ण का निर्माण कैसे हो रहा है। फिर देखिए ज्ञा है तो इसमें क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा और इया हो जाएगा। तो क्या बन गया? ये ज्ञा बन गया। क्या बन गया? ज्ञा बन गया। आप लोग देख पा रहे होंगे हमको कि सर कितने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने पहले ही आपसे कहा कि अगर आप जीरो हैं तो मैं आपको हीरो तक लेकर के चलूंगा। आप अभी तो ये शुरुआत है, आप आगे आगे देखते जाइएगा कि सर किस तरीके से आपको समझाएंगे। आप लाइक और
शेयर करते रहिए और कमेंट में अपने प्रश्न को डालते रहिए। अगला हमारा क्या बचा है दोस्तों, स्रा बचता है। तो स्रा का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं तालव्यता। क्या कहते हैं, तालव्यता। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये हो गया सा प्लस रा बराबर स्रा। तो आप इसका निर्माण भी देख लिए, जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है। अब मैं चाह रहा हूं दोस्तों आपको यह बताना कि हिंदी वर्णमाला में किन किन वर्णों को जोड़ करके 52 वर्ण बनाए गए हैं, या हिंदी वर्णमाला में 52 वर्णों की संख्या किस प्रकार से हुई है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो मैं आपको जोड़ करके बता रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मुझे लग रहा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब मैं आपको हिंदी वर्णमाला में जोड़ करके बता देता हूं तो किस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्वर को लेते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है, हाँ सही जवाब दिया आपने, स्वरों की संख्या होती है 11। उसके बाद आगे देखते हैं अयोग वाह। हाँ दोस्तों बहुत सही, आपने बहुत अच्छा पकड़ा। अयोग वाह वर्ण है, अयोग वाह वर्ण, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फिर हम आगे आएंगे, हमने व्यंजनों की संख्या भी देख ली है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हाँ बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पकड़ा दोस्तों। व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। उसके बाद हमारे क्या बचे हैं, संयुक्त व्यंजन बचे हैं। क्या बचे हैं, संयुक्त व्यंजन। हाँ तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, बहुत अच्छा आपने सही पकड़ा, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद हमारे 2 और वर्ण बचे हुए हैं जिसको हम द्विगुण या उनक्षिप्त कहते हैं, तो हम इसको यहां लिख देते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, हाँ बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। द्विगुण व्यंजन कितनी होती है, 2 होती है। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गए, 6 4 10 हो गए, 10 2 12, 12 के 2, हाथ आए 1, 3 1 4 और हाथ 1 बचा था, कितना हो गया 5। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, 52 हो गई। कितनी हो गई, 52 हो गई। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, हिंदी वर्णमाला। एक चीज और आपको मैं यहां पे अवगत करा देना चाहता हूं, किसी किसी पुस्तकों में आपको मिल जाता होगा कि लेखन की दृष्टिकोण से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 के बजाय 55 बता दिया जाता है। तो वो 55 कौन से होते हैं, एक हमारा आता है आगत स्वर। क्या आता है दोस्तों, आगत स्वर, जो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ, जैसे हम लोग डॉक्टर कहीं लिखा हुआ पाते हैं, इस उसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। तो 52 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 53 हो गया। अभी 2 की कमी हो रही है। तो एक हमारा होता है आगत व्यंजन, जो अरबी और फारसी से आए हुए हैं। कहां से आए हैं, इनको हम जा और फा कहते हैं। तो देखिए लेखन के दृष्टिकोण से आगत व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है, यानी जा हो गया और फा हो गया। क्या हो गया, जा और फा। देखिए इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता, तो इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो कुछ नाक से, जा फा, जैसे राजा शब्द हम जब लिखते हैं तो इस जा का प्रयोग करते हैं, और तो जब अंग्रेजी में लिखा जाता तो इसके स्थान पे जे का प्रयोग किया जाता है, और जब हम फैजाबाद लिखते हैं तो फैजाबाद में इस जा का प्रयोग किया जाता है, तो इसके स्थान पे हम जेड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये 3 शब्द जो हमारे 3 वर्ण है, जो
ये तीनों वर्ण हमारे आगत हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आगत स्वर क्या है, आ है, और आगत व्यंजन हमारा जा और फा है। लेखन की दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो 55 होता है, लेकिन कहीं पर ऐसा हमारी मानक हिंदी व्याकरण में लिखा हुआ नहीं मिलता। तो हम ध्यान देंगे केवल कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। इन्हीं को मिला करके हमारा 52 हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है। दोस्तों एक चीज मैं और आपको यहां बता देना चाहता हूं, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। तो अगर कुल स्वरों की संख्या पूछता है तो 13 होती है, और व्यंजन की संख्या अगर पूछता है तो 33 होती है, और कुल व्यंजनों की संख्या पूछता है तो वो 39 होती है। लेकिन दोस्तों आपको हमने एक चीज बताया, बार बार बताया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। हाँ शाबाश बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमें आप लोगों से यही उम्मीद है, आप चैनल देखते रहिए, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। हाँ जैसा कि आप बता पा रहे हैं कि सर हाँ आगत स्वर हमने देखा और आगत व्यंजन देखा, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ तो जो नहीं जानते होंगे वो भी जान ले कि आगत स्वर क्या होता है, आगत व्यंजन क्या होता है। एक बार मेरी बातों को और ध्यान से सुनिएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में? 11, बहुत अच्छे, शाबाश। और व्यंजन की संख्या 33, शाबाश, बहुत अच्छा। और अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? हाँ 2 होती है, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। और संयुक्त व्यंजन 4, हाँ द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन 2। इन्हीं को हम जोड़ते हैं, हाँ इन्हीं को हम जोड़ते हैं। टोटल हमारे वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52। आज के लिए बस इतना इस क्लास में मित्रों। दोस्तों आप इनको पढ़िए। अब अगले टर्न पे हम आपको बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान की। नमस्कार।